जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट भर्ती परीक्षा और वीडियो मेंस के एग्जाम में पिछले वर्षों के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान के क्वेश्चन आंसर याद करने वाले हैं, जो आपके रीट और वीडियो मेंस के एग्जाम के नए पैटर्न पर भी शामिल हैं। अगर दोस्तों आप भी रीट भर्ती परीक्षा और वीडियो मेंस 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीट होने वाले राजस्थान के क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करिए, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हैं जो आपके रीट और वीडियो मेंस के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी भारतीय डाक विभाग ने लोक देवता देव नारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है। और यह डाक टिकट कब जारी किया था? वो किया था 2 सितंबर 1992 को। कब किया था? 2 सितंबर 1992 को भारतीय डाक विभाग ने लोक देवता देव नारायण जी की फड़ पर एक डाक टिकट जारी किया था। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी वासुदेव चौहान है, जिन्होंने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था सांबर झील का निर्माण? वासुदेव चौहान ने। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, मुणोत नैण सिंह ने गुर्जर प्रत्यारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी मुणोत नैण सिंह ने गुर्जर प्रत्यारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। किसने किया था? मुणोत नैण सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के रणथंभौर पर सबसे पहले अधिकार किया था। किस राज्य पर? रणथंभौर पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहलाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, जो राजस्थान का एकमात्र ऐसा सबसे बड़ा दुर्ग है जो लिविंग फोर्ट कहलाता है। कौन सा फोर्ट? चित्तौड़गढ़ फोर्ट। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट एकमात्र ऐसा भी दुर्ग है जिसमें खेती भी की जाती है। किस दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 5,920 किलोमीटर। कितनी है स्थलीय सीमा की लंबाई राजस्थान की? 5,920 किलोमीटर। जबकि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1,070 किलोमीटर है। वहीं अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो वो है 4,850 किलोमीटर। तो दोस्तों ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है तो वो है 5,920 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे तो 1,070 और अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तो वो है 4,850 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित कला है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी कावड़ कला है जो लकड़ी की वस्तु से संबंधित एक कला है। किस संबंधित है कावड़ कला? लकड़ी की वस्तु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणी एवं उसकी सहायक नदियों के अपवा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी गोडावण प्रदेश है जो लूणी एवं उसकी सहायक नदियों का अपवा क्षेत्र है, उसको गोडावण प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और यह प्रदेश पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है। गोडावण प्रदेश किस प्रदेश का भाग है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है, जो लूणी एवं उसकी सहायक नदियों के अपवा क्षेत्र होता है, जिसको गोडावण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण है रेतीला धरातल होना। यानी रेत का धरातल होने के कारण ही शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पगड़ी पर धारण करने वाला जरीदार वस्त्र क्या कहलाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी पगड़ी पर
धारण करने वाला जो जरीदार वस्त्र होता है वो बालाबंद कहलाता है। जबकि दोस्तों घेर वाली पुरुषों पर जो पगड़ी बांधी जाती है वो बागो कहलाती है। वहीं पगड़ी पर बांधे जाने वाला वस्त्र है, पगड़ी के ऊपर जो बांधे जाने वाला वस्त्र होता है उसको उपरणी कहलाता है, तथा पगड़ी पर धारण करने वाला विशेष आभूषण है वो रतन पेच कहलाता है। दोस्तों ये तीनों सवाल हैं वो जरूर याद रखें। अगर पूछे घेर वाली पुरुषों के सर पर जो पगड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे बागो पगड़ी कहते हैं। और पगड़ी पर बांधे जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं, उसको उपरणी कहते हैं। और पगड़ी पर धारण करने वाला विशेष आभूषण को रतन पेच कहते हैं। वहीं अगर पूछे कि पगड़ी पर धारण करने वाला जरीदार वस्त्र क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बालाबंद वस्त्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी बाणगंगा नदी है जो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। जबकि कोठारी, खारी और बेड़च ये तीनों नदियां हैं जो बनास नदी की सहायक नदियां हैं। जबकि बाणगंगा नदी है वो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील का नाम जिले के नाम पर पड़ा है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजसमंद झील है जिसका नाम राजस्थान के राजसमंद जिले के नाम पर पड़ा है। किस झील का नाम, राजसमंद झील का नाम। अगला क्वेश्चन है, बजेड़ा किसे कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी पान का जो खेत होता है जिसको बजेड़ा के नाम से जाना जाता है। किसे कहते हैं बजेड़ा, पान के खेत को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के कोटा और बारां जिले में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं, कोटा और बारां जिला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी गुलाबी क्रांति है जो झींगा मछली से संबंधित क्रांति है। किससे संबंधित है गुलाबी क्रांति, झींगा मछली से। जबकि स्लेट क्रांति है वो सीमेंट से, और सुनहरी क्रांति है वो बागवानी से, और गोल क्रांति है जो आलू उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों ये चारों आप जरूर याद रखें। अगर पूछे तो गुलाबी क्रांति वो है झींगा मछली से संबंधित, जबकि स्लेट क्रांति है वो सीमेंट उत्पादन से, सुनहरी क्रांति बागवानी से, और गोल क्रांति है वो आलू उत्पादन से संबंधित हैं। तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए है वो सही जवाब हो जाएगा। यानी गुलाबी क्रांति है वो झींगा मछली से संबंधित क्रांति है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की दृष्टि से उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी पूरे देश में संगमरमर की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है जो उत्पादन के क्षेत्र में। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा संगमरमर है वो राजसमंद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, राजसमंद में। जबकि सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर है वो नागौर के मकराना में मिलता है, जिससे आगरा का ताजमहल भी बना हुआ है। किस जिले के मकराना से, मकराना के संगमरमर से, जो नागौर जिले में सबसे अच्छी किस्म का मिलता है। और सबसे सर्वाधिक संगमरमर किस जिले में मिलता है, वो मिलता है राजसमंद जिले में। और उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान है वो पूरे देश में पहले स्थान पर है संगमरमर में। अगला क्वेश्चन है, माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी माही जल विद्युत परियोजना है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। और ये माही जल विद्युत परियोजना है जो राजस्थान और गुजरात की एक सम्मिलित जल परियोजना भी है। कौन सी, माही जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी मेवाड़ टेक्सटाइल की स्थापना भीलवाड़ा में साल 1938 में हुई थी। कब हुई थी, मेवाड़ टेक्सटाइल की स्थापना साल 1948 में। और कहाँ पर, भीलवाड़ा जिले में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी पलास एकमात्र ऐसा वृक्ष है जिसे राजस्थान में जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। किस वृक्ष को, पलास वृक्ष को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवण क्या है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी कम वर्षा में उगने वाली एक प्रकार की घास है जिसे सेवण घास कहा जाता है। और ये सेवण घास है जो राजस्थान के जैसलमेर में सर्वाधिक उगने वाली घास है। कौन सी घास? सेवण घास, जो कम वर्षा में उगने वाली एक घास है। अगला क्वेश्चन है प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणियां? आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ये 3 श्रेणियां हैं जो प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान की श्रेणियां हैं। अगला क्वेश्चन है मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर के किस शासक को राजपूताने का करण कहा है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर के राय सिंह शासक को राजपूताने का करण कहा है। किसको? राय सिंह को, जो कहाँ के शासक थे? बीकानेर के शासक थे। अगला क्वेश्चन है जैसलमेर दुर्ग किसने बनवाया था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी रावल जैसल थे जिन्होंने जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? रावल जैसल ने। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी बलवंत सिंह मेहता हैं जो 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष थे। जबकि भूरेलाल भैया हैं वो प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगर उपाध्यक्ष का पूछे थे वो कौन थे? भूरालाल भैया। और अध्यक्ष का पूछे तो बलवंत सिंह मेहता। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? वो की थी माणक्य लाल वर्मा ने। कब की थी? 24 अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता और उपाध्यक्ष थे भूरेलाल भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवार बंदी कार्य क्या था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी साल 1960 में उत्तराधिकारी कर है जिसको तलवार बंदी कर कहा जाता था। किस कर को? उत्तराधिकारी कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में बेंगू किसान आंदोलन को साल 1921 में प्रारंभ किया गया था। कौन सा किसान आंदोलन? बेंगू किसान आंदोलन, जिसका नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने। अगला क्वेश्चन है अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 में किया गया था। कब हुआ था अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय? 1 नवंबर 1956 को, जो सप्तम चरण यानी राजस्थान के 7 चरणों में पूरा विलय हुआ था। और अजमेर मेरवाड़ा का अंतिम सप्तम चरण में राजस्थान में विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस किले की आज़ादी की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी चूरू का किला है जिस पर आज़ादी की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। किस किले को रक्षा के लिए? चूरू के किले के लिए। और चूरू के किले का निर्माण है वो 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह थे जिन्होंने चूरू के किले का निर्माण 1739 में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी जोधपुर में स्थित उमेद भवन पैलेस है जिसको चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। किसको? उमेद भवन पैलेस को। और उमेद भवन पैलेस का निर्माण है वो राजा उमेद सिंह ने 1929 में अकाल रात के लिए करवाया था, जिसके वास्तुकार हैं वो हेनरी वॉल लांचेस्टर था। कौन था? हेनरी वॉल लांचेस्टर हैं जो इस उमेद भवन पैलेस के वास्तुकार था। अगला नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है शिशुपाल वध
का लेखक निम्न में से कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भीनमाल के महाकवि माघ हैं जो शिशुपाल वध के लेखक हैं। कौन थे? भीनमाल के महाकवि माघ। और महाकवि माघ को राजस्थान के कालिदास के नाम से भी जाना जाता है जो शिशुपाल वध के लेखक थे। तो दोस्तों ये थे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान के क्वेश्चन आंसर जो आपके हर कंपटीशन एग्जाम जैसे राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी मेंस, रीट भर्ती परीक्षा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड जैसे एग्जामों में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको अच्छे से याद हो गएंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।